प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान जो संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन के अथक प्रयासों के बाद पूरी दुनिया और हमारे सामने आया है। उस संविधान में हमें लगता है दुनिया भर की जो अच्छाइयाँ संविधानों में मौजूद थी उन सब को संकलित करके भारतीय दृष्टिकोण से जितना बेहतर हमारे लिए संविधान बन सकता था उतना बेहतर उन्होंने बनाया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। प्रथम, लिखित व निर्मित संविधान। भारतीय संविधान का स्वरूप लिखित है तथा इसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किए जाने के कारण ये निर्मित संविधानों की श्रेणी में आता है। तो संविधान को लिखित व अलिखित 2 प्रकारों में जब हम बांटते हैं तो जो लिखित संविधान है बाकायदा हर अनुच्छेद, हर वो बात जो संविधान का भाग है वो उसमें लिखित है भारतीय संविधान में, इसीलिए इसको लिखित संविधान कहते हैं। और एक संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इसीलिए इसे निर्मित संविधान भी कहते हैं। दूसरी विशेषता की बात करें तो वो है विशाल संविधान। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। इस लिहाज से ये एक विशाल संविधान की श्रेणी में आता है। जबकि दूसरे संविधानों की हम तुलना करें तो अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में कुल 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कुल 128 अनुच्छेद ही है। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ हैं। इस दृष्टिकोण से हम देखें तो ये एक विशाल संविधान है। वो इसलिए कि संविधान निर्मात्री सभा को ये लगता था कि आगे चल कर के भारत चूँकि विविधता वाला देश है, विभिन्न धर्म व संस्कृतियों के लोग यहाँ पे, अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, तो किसी भी मुद्दे पर कोई विवाद हो तो उसका सबका समावेश संविधान में होना आवश्यक है। सभी समस्याओं का निराकरण संविधान के माध्यम से होना आवश्यक उन्हें लगा और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा विशाल संविधान हमें नज़र आता है। तो लिखित और विशाल संविधान। तीसरी विशेषता देखें तो वह है संविधान की एक प्रस्तावना है। भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना भी है जो हमें संविधान के आदर्शों के बारे में जानकारी देती है, संविधान के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हैं। इससे पूरे संविधान की एक संक्षिप्त तस्वीर हमें नज़र आती है। तो प्रस्तावना वो हमें बताती है कि आगे जो है कैसा जो है संविधान बनाया गया है। मात्र प्रस्तावना को पढ़कर ही हम जो है संविधान के उद्देश्यों की परख कर सकते हैं। हम उससे पता लगा सकते हैं कि आगे चल कर के संविधान में किन बातों का समावेश किया गया है। चौथी विशेषता देखें तो वो है संसदात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान निर्माता ब्रिटेन की शासन प्रणाली से प्रभावित थे, इसलिए संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। भारत में नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका का भेद पाया जाता है और कार्यपालिका संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होती है। तो जो संसदात्मक शासन व्यवस्था के जो लक्षण हैं वो सारे भारतीय प्रारूप में भी पाए जाते हैं। तो भारत में भी अमेरिका के समान अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली न अपना करके ब्रिटेन की जो संसदात्मक शासन प्रणाली है उसको अपनाया गया। तो इसमें कारण ये माना गया कि भारत पर चूंकि लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा तो भारतीय शासन व्यवस्था को संचालन में अंग्रेजों की जो व्यवस्था है उसको ज़्यादा आसान या भारत के लिए ज़्यादा उसको जो है सूटेबल मानते थे, इसलिए भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। यहाँ पे नाम मात्र
व वास्तविक कार्यपालिका का भेद पाया जाता है। नाम मात्र या संवैधानिक दृष्टिकोण से यहाँ पे जैसे माने हम तो राष्ट्रपति सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन वास्तविकता में देखें तो कार्यपालिका जो होती है वो वास्तविक जो सरकार है वो कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला जो मंत्रिमंडल है वही जो है वास्तविक कार्यपालिका है और उसी की ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं कि चलती है। पांचवी विशेषता की बात करें तो वो है एकात्मक व संघात्मक का मिश्रण। भारतीय संविधान का ढांचा तो संघात्मक है लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। संविधान में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन संघ होने के बावजूद इसमें एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, एक ध्वज व राष्ट्रीय प्रतीक आदि ऐसे लक्षण हैं जो इसे एकात्मक भी बनाते हैं। तो संघात्मक व एकात्मक का दोनों का यहाँ पे समन्वय है, दोनों का मिश्रण है। स्वरूप तो देखने पे हमें लगता है कि संघात्मक है, लेकिन नागरिकता यहाँ पे एकात्मक है। तो दोनों का मिश्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अगला देखें हम विशेषता तो वह है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत एकल नागरिकता दी गई है। सभी नागरिक भारत के नागरिक ही माने जाते हैं। इकाइयों के लिए अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ये नहीं है कि कोई उस इकाई का, चाहे वो महाराष्ट्र का रहने वाला हो, पश्चिम बंगाल का रहने वाला हो या फिर वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो, वो सभी भारतीय नागरिक के तौर पर ही यहाँ पे पहचाने जाते हैं। तो एकल नागरिकता है, नागरिकता सिर्फ भारत की नागरिकता मानी जाती है। सातवीं नागरिकता की इसकी विशेषता देखें संविधान की तो वह है मूल अधिकारों का समावेश। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके तहत नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि अधिकार दिए गए हैं। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता मान सकते हैं, जिससे नागरिकों के अधिकार जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं। आठवीं विशेषता की बात करें तो वो है मूल कर्तव्यों की व्यवस्था। जिस समय भारतीय संविधान लागू किया गया उस समय मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे संविधान के अंदर, लेकिन सरदार सरवण सिंह जो कमेटी बनी उसकी अभिशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन से एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब कुल 11 मूल कर्तव्य बन गए हैं। जो 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया वो था अभिभावकों के लिए मूल कर्तव्य था कि वो अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलवाएंगे। तो शिक्षा दिलाने का अधिकार बाद में जोड़ा गया है। तो नागरिकों के एक तरफ जहां मूल अधिकारों की इसमें व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ यहाँ पे मूल कर्तव्य की बात भी कही गई है। 9वीं विशेषता की बात करें तो वो है नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसके माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, उस अवधारणा को साकार रूप प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का समावेश इसमें भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इन तत्वों का उल्लेख है और इसके माध्यम से सामाजिक व आर्थिक न्याय दिलाने की बात कही गई है। अर्थात कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इसी वजह से इनको भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। अगली विशेषता की बात करें तो वो है वयस्क मताधिकार। संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। अतीत में समाज के सभी वर्गों के लिए मताधिकार की व्यवस्था नहीं ही थी।
1909 के सांप्रदायिक निर्वाचन जो है एक्ट के बारे में हम सभी परिचित हैं। उसमें संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर या जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर जनता के साथ में, नागरिकों के साथ में भेदभाव किया गया था। सभी नागरिकों को मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन संविधान निर्माताओं ने उन सभी प्रावधानों को छोड़ करके वयस्क मताधिकार का प्रावधान इसमें किया है। देश के सभी नागरिकों को समान मौका इसमें दिया गया है। तो सरकार चुनने में उन सभी के मत का मूल्य बराबर रखा गया है, उन सभी को मत देने का अधिकार इसमें दिया गया है। 7वीं विशेषता की बात करें हम, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम। संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। भारतीय संविधान समन्वय का उत्तम उदाहरण है। इसमें न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिका के सिद्धांत व संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश संविधान सिद्धांत को मिलाने का प्रयास किया गया है। संघात्मक ढांचे में संसदीय सरकार का रूप इसमें अपनाया गया है। तो एक तरफ जो अमेरिका का सिद्धांत है, जहाँ पे न्यायपालिका जो है वो सर्वोच्च है, कहने को तो वहाँ पे भी सर्वोच्च कह सकते हैं हम कि संविधान को माना गया है, लेकिन संविधान क्या है? जो न्यायपालिका कहती है वही संविधान है। तो उस अमेरिका के न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को वह ब्रिटेन में जो संसदीय सर्वोच्चता है, अर्थात वहाँ पे ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च है वहाँ की संसद। ब्रिटिश संसद कुछ भी कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के। तो ब्रिटेन की जो संसद को जो वहाँ पे सर्वोच्चता दी गई है, और अमेरिका के जो है संविधान के अंतर्गत जो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा जो सर्वोच्चता दी गई है, उन दोनों का यहाँ पे मध्यम मार्ग निकाला गया है। तो यहाँ पे दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है। 12वीं विशेषता की बात करें तो वो है आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ये जर्मनी के संविधान से ली गई है। तो भारत में आपातकालीन जो शक्तियां हैं, जो आपातकाल अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक जो उल्लेख किया गया है, उन सभी को जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। तो चाहे सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल हो, युद्ध की स्थिति में आपातकाल हो, या राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो, या वित्तीय आपातकाल की बात हो, इन सभी आपातकालीन शक्तियों का इसमें समावेश किया गया है और भाग 18 में इनको स्थान दिया गया है। 13वीं विशेषता की बात करें तो वो है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था पाई जाती है, अपनाई गई है। इसी तरह न्यायपालिका व्यवस्थापिका व कार्यपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र है। न्यायपालिका संविधान की रक्षक है, इसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी दिया गया है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र है और एकीकृत भी है, अर्थात जिला स्तर से लेकर के और सर्वोच्च न्यायालय तक सारे न्यायालय जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया है तो उसके निर्णय जो है वो राज्य उच्च न्यायालयों में और सेशन व जिला न्यायालय जो होते हैं उन सभी में समान रूप से वो लागू होते हैं। तो एकीकृत न्याय व्यवस्था है और स्वतंत्र न्याय व्यवस्था है। यहाँ पे न्यायपालिका पर किसी प्रकार का व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का बंधन नहीं है, वो संविधान की रक्षक है और न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा संविधान के विरुद्ध कार्यपालिका व व्यवस्थापिका द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों को वो अवैध घोषित कर सकती। 14वीं विशेषता देखें तो वो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा व लोकसभा, राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहते हैं और लोकसभा को प्रथम या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो लोकसभा लोकप्रिय सदन और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। संविधान के अनुच्छेद 79 में
इसका उल्लेख किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति व 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा व लोकसभा होंगे। तो संसद दोनों सदनों व राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था का अगली विशेषता की बात करें तो वो है अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु विशेष व्यवस्था। भारतीय संविधान में इन सभी वर्गों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था की गई। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु पृथक से संविधान में इनकी संस्कृति व भाषा को संरक्षित रखने के लिए मूल अधिकारों के तहत समावेश किया गया है। और जो अनुसूचित जाति व जनजाति है उन्हें लोकसभा व राज्य विधानसभा में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। इसी तरह सरकारी सेवाओं में भी इन्हें आरक्षण दिया गया है। तो अल्पसंख्यक हो या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हो या पिछड़े वर्गों के लोग हो, उन सभी के कल्याण के लिए यहाँ पे भारतीय संविधान के अंतर्गत विशेष व्यवस्था की गई है। अगली विशेषता देखें तो वो है विश्व शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थक। भारतीय संविधान में विश्व शांति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं के मन में यद्यपि भारतीय संस्कृति जो है सदैव से ही कह सकते हैं हम कि परोपकार की भावना से भरी हुई है, या उसमें विश्व बंधुत्व की भावना सदैव ही विद्यमान रही है। लेकिन महात्मा गांधी का जो वसुधैव कुटुंबकम का जो उनकी नीति थी उसको भी इसमें स्थान दिया गया है। और इसी वजह से संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ही अनुच्छेद 51 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा पर बल देने की बात इसमें कही गई है। तो ये इस प्रकार थी भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब इसका निष्कर्ष, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में हर पहलू को शामिल करने का प्रयास कर इसे सर्वोत्तम संविधान बनाया है। इसमें सभी पक्षों का ध्यान रखा गया है, यहाँ तक कि विश्व शांति की बात भी इसमें कही गई है। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें हर पहलू को इसमें रखा गया है। नागरिकों के अधिकार की बात हो या सरकार के दायित्वों की बात हो, नागरिकों के कर्तव्यों की बात हो या फिर अल्पसंख्यक व वंचित वर्ग के हितों की बात हो, सारी चीज़ें जो है भारतीय संविधान में शामिल करने की भारतीय संविधान निर्माताओं की कोशिश रही। तो ये इस प्रकार आज ये था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। धन्यवाद।